हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली हम 8th यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ एटम एंड न्यूक्लियाई। और हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्यों बनती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो देखिए स्टार्टिंग है दैट इज origin of spectral series। origin of spectral series। तो देखिए इसके लिए हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट की, और जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी एनर्जी एमिट आउट करते हैं। नाउ वी नो दैट। और बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट की, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी एनर्जी एमिट आउट करते हैं जब वो किसी आउटर ऑर्बिटल से और जंप करके इनर ऑर्बिटल में आते हैं। मतलब E2 क्या है, आउटर ऑर्बिटल की एनर्जी है, और E1 क्या है, आपके इनर ऑर्बिटल की एनर्जी है। और दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी एमिटेड आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्लियर। अब एक चीज समझिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो आप ये पता है नाउ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नाउ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे दी जाती है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी दी जाती है दैट इज -2π² k² z² e⁻⁴ इंटू m, और अपॉन क्या आ जाएगा, n² h²। यही होता है। अगर मैं यहां पे E2 की बात करूंगा तो जस्ट यहां पे n2 का स्क्वायर आ जाएगा। E1 की बात करूंगा तो जस्ट यहां पे n1 का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को कहां पुटअप करते हैं, इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं। तो देखना इक्वेशन 1 क्या है, h न्यू, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ, दैट इज इक्वल टू E2। E2 की जगह N2 आएगा, तो देखना क्या है, E2 की वैल्यू रख रहा हूं -2π² k² z² e⁻⁴ m अपॉन N2 का स्क्वायर और इंटू h²। क्लियर। माइनस E1 फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी, तो फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या आ जाएगी, -2π² k² z² e⁻⁴ m, और अपॉन क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर इंटू h²। क्लियर। अब उसके बाद देखिए मैं कॉमन ले रहा हूं कुछ वैल्यूज कॉमन लेने के बाद देखना क्या आएगा, मैं 2π² कॉमन ले रहा हूं, k² कॉमन ले रहा हूं, e⁻⁴ कॉमन ले रहा हूं, m कॉमन ले रहा हूं, z कॉमन ले रहा हूं, और अपॉन h² कॉमन ले रहा हूं। z मैंने थोड़ा सा सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। हम इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, और देखना बचेगा क्या, -1/2 n2 का स्क्वायर
और यहाँ पे -1/n1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/n1 का स्क्वायर। क्लियर। अब h और c को इधर पहुंचा देंगे तो देखना क्या आएगा, देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू 2π² k² e⁴ m अपॉन h³ c इंटू जेड, और क्या आ गया 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। बस ध्यान रखेंगे n1 रिप्रेजेंट कर रहा है इनर ऑर्बिटल को और n2 रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर ऑर्बिटल को। क्लियर। और अब देख लीजिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, पाई, के, ई, एम, एच, सी, और सबकी वैल्यूज हमें नोन है। कैसे नोन है देखिए, पाई की वैल्यू 3.14, के बेसिकली 1/4πε0 को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ उसके बाद ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31। एच प्लंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34। और सी रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ और बेटा अब क्या करेंगे, नाउ दैट इज 2π² k² e⁴ m अपॉन h³ c इज इक्वल टू r। और ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है। ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है एंड विच इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। और ध्यान रखेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट में जब आप सब की वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷। और मेजरिंग यूनिट के बारे में सुनिए एक बार बेटा, n2 क्या है, आउटर ऑर्बिटल का नंबर, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल। n1 क्या है, इनर ऑर्बिटल का नंबर, z भी नंबर है। ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो ये प्योरली नंबर, यहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। और यहां वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीटर, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, इसलिए इसकी मेजरिंग यूनिट हो जाती है मीटर इनवर्स। ध्यान रखेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। और इस तरह से क्या आएगा, देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। n1 रिप्रेजेंट करेगा इनर ऑर्बिटल को, n2 रिप्रेजेंट करेगा आउटर ऑर्बिटल को, ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर को। और अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपल जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और क्या आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ध्यान रहेगा ये आपका वैल्यू है वेवलेंथ की टर्म्स में, ठीक है। और इसी रिजल्ट को मैं अब आगे यूज करूंगा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इससे आगे, ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। टॉपिक है दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, और टॉपिक है आपका दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोर एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन एटम इन बोर्स एटॉमिक मॉडल।
बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल सीरीज बतानी है। किसकी स्पेक्ट्रल सीरीज बतानी है बेटा? हाइड्रोजन एटम की। तो सबसे पहले सुनिए बेटा, टोटल आपकी 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं। अगर मैं बात करूं तो सीधा लिखेंगे फॉलोइंग आर द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल बता देंगे, फॉलोइंग आर द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो फॉलोइंग हैं, और उसमें 5 स्पेक्ट्रल सीरीज आएंगी बेटा। सबसे पहली आएगी लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है आपकी? दैट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, क्लियर। सेकंड वन आएगी बेटा आपकी, दैट इज बाल्मर सीरीज। उन सबसे पहले एक चीज देखिए, हम बेसिकली के ये कहते हैं बेटा, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं एक रफ आइडिया से बना रहा हूं, अदरवाइज क्या होता है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, सेपरेशन चेंज होता रहता है। मैं एक रफ आइडिया बना रहा हूं। मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिटल, दिस इज द थर्ड ऑर्बिटल, ये मान लीजिए आपका थर्ड ऑर्बिटल है, ये फोर्थ ऑर्बिटल, ठीक है, ये फिफ्थ ऑर्बिटल, सिक्स्थ ऑर्बिटल, and this one is the last, seventh orbital। ठीक है, ये आपके टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। मान लीजिए दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल, सिक्स्थ ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज द सेवंथ ऑर्बिटल। टोटल आपके 7 ऑर्बिटल हैं। अब एक पॉइंट क्लियर करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से फर्स्ट ऑर्बिटल में आएगा, चाहे सेकंड से फर्स्ट में आए, चाहे थर्ड से फर्स्ट में आए, चाहे फोर्थ से फर्स्ट में आए, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो उस टाइम पे जो सीरीज बनेगी उसे लाइमन सीरीज बोलेंगे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आ जाए, चाहे थर्ड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आ जाए, चाहे फोर्थ ऑर्बिटल से फर्स्ट में आ जाए, वो एनर्जी रिलीज करेगा। और उस टाइम पे जो सीरीज बनेगी, दैट पर्टिकुलर सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। उस पर्टिकुलर सीरीज को हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्लियर हुआ? लाइमन सीरीज क्या है? इट इज द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द फर्स्ट ऑर्बिटल फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। अब सेकंड वन आएगी बेटा बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में आना चाहिए, लेकिन बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एनर्जी कब रिलीज होगी? जब वो किसी आउटर ऑर्बिटल से इनर में आएगा। अगर इनर से आउटर में गया तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आता है तो लाइमन सीरीज, सेकंड में आएगा तो बाल्मर। तो अब सेकंड में क्या है बेटा, या तो थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, मतलब आउटर से सेकंड में आना चाहिए। अगर फर्स्ट से सेकंड में आएगा तो बाल्मर सीरीज नहीं बनेगी। तो देखिए बाल्मर सीरीज के लिए उसको सेकंड में आना है, तो देखना क्या हुआ, थर्ड से सेकंड में आ जाए, फोर्थ से सेकंड में आए, या फिफ्थ से सेकंड में आए,
एंड सो ऑन, दैट इज बाल्मर सीरीज। ये क्या आ गई आपकी, दैट इज बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में क्या बताओगे, इट इज द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द सेकंड ऑर्बिटल फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। किसी आउटर ऑर्बिटल से, और किस में आएगा बेटा, सेकंड ऑर्बिटल में आएगा, तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, बाल्मर सीरीज मिलेगी। इसी तरह पास्चन कब मिलेगी, जब थर्ड में आएगा, लेकिन थर्ड में कहां से आए, किसी आउटर से, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ कहीं से भी। ध्यान रखना, फर्स्ट से थर्ड में आए या सेकंड से थर्ड में आए तो सीरीज नहीं बनेगी, उस टाइम तो उनको एनर्जी चाहिए होगी, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर थर्ड ऑर्बिटल में आएगा, कहां से आए थर्ड ऑर्बिटल में, ये आपका थर्ड ऑर्बिटल है, कहां से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, या सिक्स से आए, या सेवंथ से आए, तो कौन सी बनेगी, तो आपकी सीरीज बनेगी पास्चन सीरीज। क्लियर, दैट इज पास्चन सीरीज। क्लियर। इसी तरह अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं फोर्थ ऑर्बिटल में आए, कहां से आए फोर्थ ऑर्बिटल में, फिफ्थ से आ जाए, सिक्स से आ जाए, सेवंथ से आ जाए। अगर किस में आएगा, किसी फिफ्थ ऑर्बिटल में आएगा, किसी भी आउटर ऑर्बिटल से, मतलब देखिए, फर्स्ट में आएगा तो लाइमन, सेकंड में आएगा तो बाल्मर, थर्ड में आएगा तो पास्चन, और फोर्थ में आएगा तो बेटा आपका ब्रैकेट सीरीज, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। और अगर बेटा किसी आउटर से फिफ्थ में आ जाए, सिक्स से फिफ्थ में आ जाए, या सेवंथ से फिफ्थ में आ जाए, तो उस टाइम पे बनेगा आपकी पीफंड सीरीज। उस टाइम पे क्या बनेगी आपकी, पीफंड सीरीज बनेगी। तो क्लियर हुआ, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड सेम हो जाएंगी। तो देखना, क्लियर करना, पहली बात तो कोई भी सीरीज तभी बनेगी जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर में आएगा, कभी भी इनर से आउटर में नहीं बना देनी है सीरीज। लाइमन सीरीज कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आए फ्रॉम एनी आउटर। बाल्मर कब बनेगी, सेकंड ऑर्बिटल में आए फ्रॉम एनी आउटर। पास्चन कब बनेगी, थर्ड ऑर्बिटल में आए, लेकिन कहां से, फ्रॉम एनी आउटर। आउटर इन द सेंस, जैसे ब्रैकेट पास्चन सीरीज है, थर्ड ऑर्बिटल में आना है, कहां से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए। कभी भी पास्चन ऐसे नहीं बनेगी कि फर्स्ट से थर्ड में आ गया, सेकंड से थर्ड में आ गया, नहीं। ब्रैकेट सीरीज कब बनेगी, जब फोर्थ ऑर्बिटल में आए फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। पी फंड कब बनेगी, जब फिफ्थ ऑर्बिटल में आए फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। और ये मैं एक रफ आइडिया बना रहा हूं, ये सारे ऑर्बिटल्स इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, सबके बीच में गैप अलग अलग है, रेडियस का रेशियो अलग अलग था। तो देखिए, लाइमन सीरीज में क्या बताओगे, इट इज द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन, इट इज द सीरीज which is obtained when, which is obtained when electron jump into first orbital, jump into first orbital from any outer orbital। क्लियर। और अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे पीछे, जो अभी अभी हमने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या था, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखना, यही था ना, हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार क्लियर करेंगे। हमने अभी अभी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज में ये पढ़ा था, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मैंने बताया था n1 क्या है, इनर ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन आएगा, और n2 क्या है, आउटर ऑर्बिटल जहां से आएगा, यही था। अब देखना, लाइमन सीरीज में हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आएगा। लाइमन सीरीज में हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब n1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर
-1/n2 का स्क्वायर। n2 मतलब कहाँ से आएगा? और अब मेरी बात सुनिए, कहाँ से आएगा? कहीं से भी आ सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो मैं इसको चाहूं तो, जब हम दो थे इसलिए n1 n2 कह रहे थे, अब एक ये हो गया तो दूसरे को n2 कहने की जरूरत क्या है? बेशक n कह दीजिए, k कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। मान लीजिए मैंने k कह दिया, k का स्क्वायर। लेकिन बेटा k की वैल्यू होगी क्या? फर्स्ट ऑर्बिटल में आना है। कहां से आना है? सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं से भी आ सकता है, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। फिर सेकंड वन आई बेटा आपकी, लाइमन हो गई। लाइमन के बाद सेकंड क्या है? बाल्मर सीरीज। तो एक बार जरा मेरे को क्लियर करेंगे, व्हाट इज बाल्मर सीरीज, या बाल्मर सीरीज हमें कब मिलेगी? तो देखना क्या बताओगे। बाल्मर सीरीज में लिख सकते हैं, इट इज द सीरीज, it is the series which is obtained when electron jump into second orbital from any outer orbital, जब इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा बेटा? लाइमन के लिए फर्स्ट में जंप कर रहा था, बाल्मर के लिए किस में जंप करेगा? देखो, लाइमन के लिए हमने जंप कराया फर्स्ट ऑर्बिटल में, बाल्मर के लिए किस में जंप करेगा? सेकंड में। लेकिन करना कहां से है? आउटर से है। तो देखना, बाल्मर के लिए यही रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/2 का स्क्वायर -1/k का स्क्वायर। बट बेटा k क्या होगा? k होगा थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, और अप टू कहां तक? सेकंड तक। क्योंकि देखो, थर्ड में आना है, आउटर से आना है। थर्ड के लिए आउटर तो 3 से ही शुरू होगा। थर्ड वन आता है बेटा लाइमन, बाल्मर। बाल्मर के बाद आ गया बेटा पास्चन, दैट इज पास्चन सीरीज। तो देखिए, पास्चन सीरीज के बारे में क्या बता सकते हैं? पास्चन सीरीज में कह देंगे, इट इज द सीरीज which is obtained when electron jump into third orbital from any outer orbital, क्लियर बेटा? इलेक्ट्रॉन किस में जंप करके आए? थर्ड ऑर्बिटल में जंप करके आए, लेकिन आए कहां से? फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। और देखना क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/, इस बार 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -1/k स्क्वायर आएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, k की वैल्यू कहां से आएगी? k की वैल्यू आएगी 4, 5, 6 एंड अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। हो गया लाइमन, बाल्मर, पास्चन। उसके बाद आता है फिफ्थ वन, ब्रैकेट सीरीज, सॉरी फोर्थ वन। थर्ड फोर्थ कौन सा है? ब्रैकेट सीरीज, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या बोलेंगे बेटा? ब्रैकेट सीरीज में बताएंगे, इट इज द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन which is obtained when electron jump into फोर्थ ऑर्बिटल। देखो, लाइमन के लिए फर्स्ट, बाल्मर के लिए सेकंड, पास्चन के लिए थर्ड, और बेटा पी फंड के लिए क्या आएगा?
सॉरी, ब्रैकेट के लिए क्या आएगा, फोर्थ ऑर्बिटल आएगा, जंप इनटू फोर्थ ऑर्बिटल फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल, फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। और देखिए क्या आएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। एंड बेटा के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी आपकी 5 6 7 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, आगे आता है आपका लास्ट वन, दैट इज पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज, अब पी फंड सीरीज में क्या बताओगे, इसमें सिंपल आ जाएगा, फोर्थ की बजाय फिफ्थ में आ जाए तो क्या बताओगे, इट इज द सीरीज, इट इज द सीरीज which is obtained when, which is obtained when electron jump into, जिसमें क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप इनटू फिफ्थ ऑर्बिटल, जंप इनटू फिफ्थ ऑर्बिटल फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिटल। ये जरूर ध्यान रखना है, आना हमेशा किसी ना किसी आउटर ऑर्बिटल से है। तो देखिए पी फंड के लिए क्या हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/k का स्क्वायर। और आपको पता है k की वैल्यू कहाँ से होगी, 6 से शुरू हो जाएगी, 6 7 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर। अब मैं जो कुछ पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 100% आने चाहिए, नोट में डालेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। तो कुछ पॉइंट्स पे आ रहा हूं, क्लियर करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। यस, अब देखिए इन्हीं के ऊपर कुछ पॉइंट्स आप नोट में डालेंगे। जनरली मैंने नहीं देखा है इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए, वो स्टेटमेंट पूछे आपसे कि पी फंड सीरीज की स्टेटमेंट बताइए, इसकी बताइए। सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट आप नोट में डालेंगे, आपकी 5 सीरीज हैं। अब देखिए हर एक सीरीज में कुछ ना कुछ वेवलेंथ की रेंज होगी। जैसे सुनिए, लाइमन सीरीज में अगर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ अलग वेवलेंथ आएगी, 3 रखेंगे तो अलग आएगी, और अप टू इनफाइनाइट तक आती रहेगी। तो इस तरह से लाइमन सीरीज की वेवलेंथ रेंज करेगी के की वैल्यू 2 रखने से और के की वैल्यू इनफाइनाइट तक रखने में। और बेटा ये जो वेवलेंथ होगी ये किस रीजन में लाई करेगी, जैसे आपने 5th यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमने एक रेंज बताई थी कि यहां से यहां तक वेवलेंथ की जो रेंज है वो माइक्रोवेव में है, रेडियो वेव में है, इंफ्रारेड में है। तो आप ध्यान रखेंगे जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है। तो ध्यान रखेंगे जो लाइमन सीरीज है, नोट में फर्स्ट पॉइंट, जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में है। किस में लाई करती है, जो आपकी लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। क्लियर। फिर इसी तरह आपकी दूसरी कौन सी है, बाल्मर सीरीज। लाइमन, लाइमन के बाद सेकंड वन क्या आती है, दैट इज बाल्मर सीरीज। आप ध्यान रखेंगे बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो बाल्मर सीरीज किस में एग्जिस्ट करेगी, विजिबल रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेगी। फिर बच गई आगे वाली 3, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। बेटा पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड बेसिकली हम तीनों को
इंफ्रारेड रीजन में मान लेते हैं। बेसिकली आपकी लाइमन, बाल्मर, फिर उसके बाद बच गया पास्चन, ब्रैकेट, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड। इन तीनों को बेसिकली हम मान लेते हैं इंफ्रारेड में। आपकी जो तीनों सीरीज हैं इनको हम इंफ्रारेड रीजन में मान लेते हैं, दैट इज इंफ्रारेड रीजन। पहला पॉइंट तो ये आएगा नोट में जो आपने ध्यान रखना है कि कौन सी सीरीज कौन से रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है समझेंगे। यहां पे ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं लाइमन सीरीज जो है वो कब बनेगी, चाहे सेकंड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आए और चाहे सेवंथ से फर्स्ट में आए। आपके अकॉर्डिंग एनर्जी कब ज्यादा रिलीज होगी? भाई सेकंड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आएगा तब कम एनर्जी रिलीज होगी। इधर सुनिए, आप ये कहते हैं, क्लियर करें, आप कह रहे हैं लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के अंदर फर्स्ट ऑर्बिटल में आना है। कहां से आ सकता है? सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है या इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ सकता है। कब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? भाई सिंपल सी बात है, जब इनफाइनाइट से आएगा तब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड ऑर्बिटल। हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी तो कब रिलीज होगी? जब वो इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिटल में आएगा। और मिनिमम एनर्जी कब रिलीज होगी? जब वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिटल में आएगा। मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब सेकंड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आएगा। और बेटा आपने ये पढ़ा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कैसे? ये वाला फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे लैम्डा वाली जो मतलब इनफाइनाइट वाली जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी और सेकंड वाली जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना, लाइमन सीरीज की भी मिनिमम वेवलेंथ इनफाइनाइट पे होगी, बाल्मर की भी मिनिमम इनफाइनाइट पे होगी, पास्चन की भी मिनिमम इनफाइनाइट पे होगी। तो किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बतानी है, मिनिमम या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हम कहते हैं एक तो होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और एक होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी? पांचों सीरीज की। बेटा पांचों कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है दैट इज लाइमन सीरीज, सेकंड है बाल्मर सीरीज, नेक्स्ट है पास्चन सीरीज, नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज और लास्ट है आपकी पीफंड सीरीज। ठीक है, तो देखिए हर एक में हमने के की वैल्यू डिनोट की हुई है। अगर मान लीजिए मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूं तो आपके के की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है आपने हर एक में। के की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है। अगर मान लीजिए, देखो आप सिंपल है क्वेश्चन, देखिए अगर मैं कहता हूं, सिंपल क्वेश्चन यही बनाता हूं, इधर समझिए, मैं कहता हूं कैलकुलेट, न्यूमेरिकल मान लीजिए ये, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। मैं कहता हूं बाल्मर सीरीज की आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो समझिए बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, पहली बात हमें बाल्मर सीरीज पता होना चाहिए। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर
-1/k का स्क्वायर। अब बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब वेल अंडरस्टूड है कि k की वैल्यू इनफाइनाइट है और 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 हो जाएगा। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है, कितनी होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1 कांस्टेंट है बेटा, ये 1/λ आएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके 5 न्यूमेरिकल हो गए, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, पास्चन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, पीफंड सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जस्ट आपने के की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है। और सेम इसी तरह 5 न्यूमेरिकल हो सकते हैं बेटा लॉन्गेस्ट के, और लॉन्गेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट पहली वैल्यू रखनी है। जैसे लाइमन के लिए पहले में है तो 2, बाल्मर में 3, पास्चन में 4। तो देखना के की वैल्यू क्या आएगी, लाइमन के लिए 2, बाल्मर के लिए 3, पास्चन के लिए 4, ब्रैकेट के लिए 5 और पीफंड के लिए क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये 10 न्यूमेरिकल हो गए बेटा। 5 न्यूमेरिकल तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के हो गए और 5 न्यूमेरिकल हो गए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। अब इसी में एक और आ सकता है, मान लीजिए वो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। बेटा अगर वो कहे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज मतलब के की वैल्यू 2 रखनी है, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज मतलब के की वैल्यू 3 रखनी है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज सेकंड मेंबर। अब बेटा बाल्मर सीरीज मतलब ये है, के की वैल्यू 3 होगी फर्स्ट मेंबर के लिए, के की वैल्यू 4 होगी सेकंड मेंबर के लिए, के की वैल्यू 5 होगी थर्ड मेंबर के लिए। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ, ध्यान से समझिए, मैंने कह दिया कैलकुलेट करो वेवलेंथ, किसके लिए, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर सिर्फ वेवलेंथ और इतना लिख दिया एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, तो बहुत ध्यान रखना है, दैट विल रिप्रेजेंट द बाल्मर सीरीज। इसका मतलब वो बाल्मर सीरीज के बारे में पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा सिर्फ बाल्मर सीरीज ही तो है जो विजिबल रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो सिंपल ये कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, कोई भी एक कहे तो वेल अंडरस्टूड है हमने बाल्मर सीरीज का रिजल्ट यूज करना है। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में है। एच अल्फा मतलब बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर, के की वैल्यू क्या आएगी 3। एच बीटा मतलब सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर मतलब के की वैल्यू क्या आएगी 4। एच गामा मतलब 5, ध्यान रहेगा। तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पे ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल 1 नंबर में बनता है कि लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर विजिबल रीजन में है, बाकी की तीनों हम बेसिकली इंफ्रारेड रीजन में मान सकते हैं। फिर उसके बाद 10 न्यूमेरिकल तो स्टैंडर्ड हो गए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, 5 और 5 10 न्यूमेरिकल। इसके अलावा और बन सकते हैं सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फर्स्ट मेंबर। और एक ये आ गया कि अगर वो कहे कैलकुलेट वेवलेंथ एच बीटा, एच अल्फा, एच गामा, जो भी कहे, तो इसका मतलब ये बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच अल्फा मतलब बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर, के की वैल्यू 3। एच बीटा मतलब बाल्मर सीरीज का सेकंड मेंबर, एच के की वैल्यू 4। अगर वो कहता है एच गामा मतलब बाल्मर सीरीज का थर्ड मेंबर, फर्स्ट 3, सेकंड 4 और थर्ड कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। तो इतना कर लेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन बनते नहीं हैं,
क्वेश्चन बनेंगे। ये जो 3 पॉइंट मैंने नोट में डलवाए हैं, इन नोट वाले पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से और क्लियर करेंगे ये तीनों पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर? इतना कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।